वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 42। पिछले पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, उनको जाकर देखकर बताइएगा आपको सीरीज कैसी लग रही है। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली ने अब तक की अपनी और जिना की लाइफ की सारी बातों को याद दिलाते हुए बहुत ही इमोशनल होकर जिना को प्रपोज कर दिया कि मैं अब तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। पर दोस्तों, जिना ने एंड्रयू से शादी करने का वादा किया था। वो उन पलों को याद करती है जब एंड्रयू ने उसकी जान बचाई थी, उससे कितनी उम्मीदें रखी थी और आखिर में बात एंगेजमेंट तक पहुंच गई थी। अब वो ली को हाँ करेगी तो ये एंड्रयू के साथ धोखा होगा, ऐसा उसे लगता है। वैसे ऊपर से वो ली के करीब जाकर उसकी जान के लिए खतरा नहीं बनना चाहती। चलिए, तो इस पार्ट में वो कहती है कि सुनो, एंड्रयू ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैंने उससे शादी का वादा किया है, अब मैं मुकर नहीं सकती। कहकर दोस्तों वो ली के हाथों के बीच से अपना हाथ निकाल लेती है। ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हो गया। जिना चली जाती है दोस्तों, लेकिन अकेले में जाकर बहुत रोती है कि ये मुझसे क्या हो रहा है, क्या भाग्य लिखा हुआ है मेरा। अगले सीन में ली को वो सारे बॉन्ड्स मिल जाते हैं जिनकी बदौलत वो डोडो ग्रुप को खरीद सकेगा। वो मोजो से कहता है कि आप एंड्रयू से कहिए कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। पर मोजो से कॉल करता है तो वो तो अकड़ कर कहता है कि अगर मिलना है तो मेरे ऑफिस आ जाओ, मुझे काम बहुत पड़ा है, मैं नहीं आ सकता वहाँ पर। और दोस्तों, एंड्रयू ऐसा किस लिए कह रहा है ये तो हमें अब पता चलता है। तो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब एंड्रयू ने जेजे को बताया कि मेजोरिटी बॉन्ड्स ली के हाथ में जा चुके हैं, अब हमें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। तो जेजे ने कहा था ना, आपको याद होगा कि फिक्र मत करो, हम ऐसा कुछ करेंगे कि उसके बॉन्ड्स का वैल्यू ही ना रहे। असल में बॉन्ड उधार जैसा है, तो अब ली के पास 50% बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब है कि उसने डोडो ग्रुप को उधार दिया है। अगर हम अपनी तरफ से 50% फंड्स कंपनी में डाल दें तो उसके उधार का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो दोस्तों, एंड्रयू ने कहा था कि पर उतना बड़ा अमाउंट हमारे पास आएगा कहाँ से। तब जेजे ने बताया क्या कहा कि मेरे पास सेट कैपिटल का पैसा जो है, क्या कहते हो। पर सर वो तो सिर्फ 200 मिलियन का है। हाँ बेटा, पर उन 200 मिलियन के बॉन्ड्स को मैं अपने एक दोस्त के पास गिरवी रखकर लगभग 500 मिलियन उधार ले सकता हूँ। अच्छा, तो क्या हमें ली की बात मानने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें उसके बदले में उस एग्रीमेंट को कैंसिल करना पड़ेगा जिसकी बदौलत सेट कैपिटल में तुम मेरे पार्टनर बने हो। दोस्तों, यही सोच कर प्रेजेंट में एंड्रयू ली का इंतजार कर रहा होता है और साथ में लीगल एडवाइजर के नाते जिना भी होती है। फिर ली की टीम वहाँ पर आती है और वो एंड्रयू को कई डॉक्यूमेंट साइन करने को कहते हैं और बताते हैं कि किन बॉन्ड्स को चेंज करना है। पर एंड्रयू को तो जेजे ने फंड्स देने का वादा किया था, तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को फाड़ कर कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉन्ड्स की जरूरत ही नहीं है। ली कहता है कि अच्छा, तो जेजे ने फिर तुम्हारी मदद करने का वादा किया है लगता है। अब एंड्रयू शॉक हो जाता है दोस्तों कि जिना को पता चल गया तो क्या होगा। वो कहता है कि देखो, बेकार की बात करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो और निकलो यहाँ से। ली दोस्तों समझ जाता है कि पक्का जेजे ने अपना गेम शुरू कर दिया है। वो मोजो से पूछता है कि सुनो, जेजे के डॉक्यूमेंट्स के सारे ट्रांजैक्शन को ट्रेस करो। पर मोजो बताता है कि वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो किन अकाउंट से क्या ट्रांजैक्शंस करता है ये तो बहुत ही सीक्रेट तरीके से होता है। अरे पर आप कोशिश तो कीजिए, ये कहकर दोस्तों ले चला जाता है। दूसरी ओर ना, जिना बॉडीगार्ड से मिलने के लिए इस बार भी बहुत सारा खाना लेकर जाती है, पर वो साफ साफ कह देता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं जेजे के खिलाफ कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें। जिना कहती है कि मैं तुम्हारी माँ से मिलकर आ रही हूँ। वो सोचती है कि तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो। वो ये नहीं जानती कि एक जेजे जैसे क्रिमिनल के खातिर तुमने कितने जुर्म किए हैं, कितने कत्ल किए हैं। ये खाना उन्होंने अपने हाथों से बनाकर तुम्हारे लिए भेजा है, खा लेना, लेकिन याद रखना कि मैं सच जाने बगैर तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे भाई का ओरिजिनल ऑटोप्सी रिपोर्ट कहाँ पर है ये सिर्फ तुम मुझे बता सकते हो। अगर तुम मुझे सच बता दो तो शायद अब तक किए हुए तुम्हारे सारे पाप धुल जाएं और तुम्हारी माँ के दिल को भी चैन आ जाएगा। कहकर दोस्तों वो चली जाती है। बॉडीगार्ड इमोशनल होकर माँ का बनाया हुआ खाना खाता है। कुछ देर में जॉन वापस आकर कहता है कि ओ, तो तुम खा रहे हो, ठीक है, आराम से खाओ, आखिर माँ का खाना तुम्हें न जाने फिर कब नसीब होगा, खाओ खाओ। उसके जाने के बाद बॉडीगार्ड अपनी माँ को सोचकर बहुत रोता है। दूसरी ओर दोस्तों, मोजो है ना, वो जेराल्ड का ब्रेन वॉश कर रहा होता है कि तुम नेल पर विश्वास मत करो, अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो तुमसे रिश्ता तोड़ देगा वो, इसलिए तुम मुझे जेजे के सारे सीक्रेट्स बता दो, मैं ली से तुम्हारे बारे में बात कर लूंगा। वो नेल जैसा नहीं है, अच्छा आदमी है। पर दोस्तों, जेराल्ड तो मुंह तक नहीं खोलता यार। दूसरी ओर नाथन भाई साहब को दिखाते हैं। वो अपनी माँ को बताता है कि कोर्ट ऑर्डर के अनुसार पापा की देखभाल सिर्फ उनके परिवार वाले कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अल्जाइमर डिसीज है। पर हम दोनों के खिलाफ तो पापा ने पुलिस कंप्लेंट दे दी, तो हम घर जाकर उनको देख नहीं सकते ना। और एंड्रयू का नाम ऑफिशियली अपनी फैमिली में शामिल उन्होंने अभी तक किया नहीं है, इसलिए पापा की देखभाल का काम सिर्फ सिंडी कर सकती है। दूसरी ओर दोस्तों, जॉन एंड्रयू को बताता है कि तुम्हारा नाम चेयरमैन के फैमिली मेंबर्स की लिस्ट में ऑफिशियली शामिल नहीं किया गया है। अब तो चेयरमैन को अल्जाइमर्स भी हो गया,
तो जब प्रॉपर्टी की बात आएगी तो उसमें तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। एंड्रयू चौंक जाता है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन उसके पास तो एक हैंडराइटिंग आर्टिस्ट है जिसने चेयरमैन की हैंडराइटिंग में एक लेटर लिखा है। क्योंकि मेरी वाइफ और बेटा मेरे खिलाफ है, इसलिए मैं उन्हें अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता। मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मान रही, इसलिए मैं उसे सिर्फ एक घर देने को तैयार हूँ। बाकी की पूरी प्रॉपर्टी और कंपनीज का वारिस होगा मेरा बेटा एंड्रयू। इस तरह का दोस्तों फर्जी वसीयतनामा तैयार कर रहा है ये एंड्रयू। दूसरी ओर नाथन और उसकी माँ सिंडी से कहते हैं कि सुनो, सिर्फ तुम पापा की देखभाल कर सकती हो, उस एंड्रयू को तो घर में आने ही मत देना। पर सिंडी तो पहले से नाथन और अपनी माँ के खतरनाक प्लान्स को देख चुकी है, तो वो गुस्से में कह देती है कि मैं पापा की देखभाल कर लूंगी, मुझे ना आप दोनों की और ना ही उस एंड्रयू की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि आप दोनों का मकसद क्या है और मैं कभी आपका मकसद पूरा नहीं होने दूंगी। इस तरह दोस्तों एक अच्छी बेटी के लफ्ज कहकर वो चली जाती है। वहाँ जेजे और जेराल्ड नेल को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन के लिए कई आइडियाज दे रहे होते हैं, लेकिन जेजे के आइडियाज जेराल्ड को बिल्कुल ठीक नहीं लगते। फिर भी दोस्तों वो नेल जेराल्ड की बात न सुनकर जेजे की ही बात सुनता है और जेराल्ड की बात पर वो ध्यान देता ही नहीं। बस अब जेराल्ड को एहसास हो जाता है कि नेल के लिए मैं नहीं, जेजे इम्पोर्टेंट है। उसे शक होने लगता है कि कहीं इसने इलेक्शन के बाद मुझे निकाल दिया तो मेरा क्या होगा। बड़ा परेशान होता है दोस्तों वो, पर लगता है ग्रे और मोजो उसे फॉलो कर रहे थे, तो वो ली को वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। ली मौका पाकर तुरंत उससे बात करता है, पर जेराल्ड कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ली के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अरे पर हम तुम्हें नेल से गद्दारी नहीं करने को कह रहे, तुम्हारा टारगेट तो जेजे होना चाहिए, क्योंकि देखो उसी की वजह से नेल तुम्हें अनदेखा अनसुना कर रहा है। तुम हमें ये बताओ कि जेजे के फंड्स किन कंपनीज में या बैंक्स में है। अच्छा, पर अगर मैंने तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दे दी तो नेल के इलेक्शन कैंपेन का क्या होगा, क्योंकि उसकी फंडिंग तो जेजे करने वाला है। ली कहता है कि नेल को फंडिंग तो मैं दे दूंगा ना, तुम फिक्र क्यों करते हो। दोस्तों यहाँ हॉस्पिटल में चेयरमैन की हालत बद से बदतर हो रही है। वो पीए से कहता है कि जरूर मेरी वाइफ ने डॉक्टर को पैसे देकर मुझे फिर गलत ट्रीटमेंट दे दिया। तुम डॉक्टर से मेरे सारी रिपोर्ट्स लेकर आ जाओ, मैं दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहता हूँ। अब दोस्तों पीए ने डॉक्टर से रिपोर्ट्स मांगता है, पर देखो वो रिपोर्ट्स देने से इनकार कर रहा है। इतने में एंड्रयू आकर कहता है कि मैंने डॉक्टर को मना किया था कि आपको रिपोर्ट्स ना दें। असल में पापा की हालत बहुत ही खराब है और वो सिर्फ 6 महीने जिंदा रहेंगे। ये तो घबरा जाता है कि ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। क्या अब उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं है? अगर ऐसा है तो हमें तो तुरंत उनकी वाइफ को बता देना चाहिए। सर आप टेंशन मत होइए, मैं खुद उन्हें बता दूंगा। पर दोस्तों इतने में एंड्रयू का असिस्टेंट आकर बताता है कि चेयरमैन कमरे से गायब है। असल में दोस्तों चेयरमैन नेल के घर पर गया था। अब वो वक्त में और पीछे जा चुका था, यानी उस टाइम पे जब उसकी और उसकी वाइफ की शादी नहीं हुई थी। वो जाकर अपनी वाइफ को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसको सभी देख रहे होते हैं। यहाँ पता चलता है कि चेयरमैन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था दोस्तों। फिर क्या था, चेयरमैन वहाँ पर खाना खाने लग जाता है। सिंडी भी वहाँ पर आ जाती है। पापा को देखकर वो बहुत इमोशनल होती है और उनसे बात करती है। तो वो कहता है कि अरे तुम कौन हो और मुझे पापा क्यों कह रही हो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, ये देखो ये मेरी होने वाली वाइफ है। ओह, रात को दोस्तों एंड्रयू वहाँ पर आकर इन तीनों को बताता है कि चेयरमैन अब 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। और ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे। सिंडी उससे कहती है कि ये सब तुम्हारे आने के बाद हो रहा है एंड्रयू, उससे पहले तो हम सब बहुत ही खुश थे, पापा भी। दूसरी ओर दोस्तों ली ने पैनी को चाइना से यहाँ पर बुलाया था और दूसरी ओर किमी को ली का वीडियो मैसेज आता है जिसमें पैनी और जेजे बहुत क्लोज थे। ली तुरंत उसे कॉल करके पूछता है कि कैसा लगा ये वीडियो, पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी किसी भी बात को सच नहीं मानूंगी, क्योंकि पैनी तो तुम्हारी भेजी भी एजेंट थी ना, उसने जानबूझकर ये सब किया होगा। अच्छा तो आपको और सबूत चाहिए, मतलब लीजिए एक और भेजता हूँ। दूसरा वीडियो दोस्तों उस दिन का था जब जेजे मेरा इलेक्शन जीत गया था। कार में पैनी और जेजे अकेले थे तो पैनी पूछती है, आपने प्रॉमिस किया था कि इलेक्शन के बाद मुझे जो चाहिए आप देंगे। हाँ तुम मांगो तो सही, मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अरे पर मेरी तो शादी हो चुकी है। तो क्या आप किमी से बहुत प्यार करते हैं? प्यार नहीं यार, प्यार किसको करना है, मेरे लिए तो ये सब कुछ गिव एंड टेक बिजनेस है। अच्छा तो क्या मैं भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? अगर मैं इम्पोर्टेंट हूँ तो आप मुझे अभी किस कीजिए। और दोस्तों इस पर जेजे उसे तुरंत किस करने लग गया था। बस ये देखकर किमी की आंखों में आंसू। अगले सीन में वो पैनी से मिलती है, तब पैनी उसे बताती है कि ली के पेरेंट्स का कत्ल जेजे नहीं किया था और जिना के भाई का कत्ल भी जेजे नहीं किया था, इसलिए ली और जिना जेजे से बदला लेना चाहते हैं। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम जेजे से दूर हो जाओ, वरना एक दिन वो तुम्हारी भी जान ले सकता है, क्योंकि वो बिजनेस और पावर को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। किमी दोस्तों ये सुनकर शॉक हो जाती है कि क्या सच में ऐसा था। वो पूछती है कि तुम और मेरा हस्बैंड जेजे किस हद तक क्लोज थे। पैनी उसके कान में दोस्तों कुछ कहती है। अगले सीन में वो घर जाती है जहाँ वो जेजे से पूछती है, क्या तुमने पैनी को किस किया था?
पर दोस्तों वो तो इनकार ही करेगा ना। कहता है अरे वो तो लीग के एजेंट है, मैंने उसे कभी छुआ तक नहीं। किमी उसको चांटा मारकर कहती है कि मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ। तुमने न सिर्फ ली के पेरेंट्स का कत्ल किया बल्कि जिना के मासूम भाई को भी तुमने मार डाला, और अब मैं एक खूनी के साथ कभी नहीं रहूंगी। कहकर वो जाने लगती है, पर जेजे उसको धमकाता है कि तुमने मेरी पहली पत्नी का कत्ल किया था, याद है? उस कत्ल को छुपाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, याद है? लेकिन दोस्तों यहाँ किमी उसकी धमकी से डरती ही नहीं और गुस्से में चली जाती है। अब जेजे तुरंत एंड्रयू से मिलता है और कहता है कि तुम्हें नेल का एक सीक्रेट फाइल निकाल कर मुझे देना होगा, जो कि एक बड़े बैंक के सेफ में है। उसमें नेल की आज तक की सारी फाइनेंशियल और दूसरी तरह के क्राइम्स की डिटेल्स है। एंड्रयू पूछता है कि अचानक आपको नेल से क्या दुश्मनी हो गई? कहीं उसके प्रेसिडेंट बनने के बाद आप उन्हें धमकाने के इरादे में तो नहीं हो? जेजे कहता है कि देखो, तुमसे जितना कहा जाए सिर्फ वही करो, वरना पता है ना हमारी डीलिंग कैंसिल। दूसरी ओर दोस्तों पीए मोजू को बुला भेजता है और कहता है क्या तुम मुझे किसी तरह चेयरमैन की मेडिकल रिपोर्ट्स दिला सकते हो, क्योंकि एंड्रयू तो मुझे वो रिपोर्ट्स देने से इनकार कर रहा है। मुझे शक है कि वो चेयरमैन की लाइफ के साथ कुछ न कुछ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। उसकी नीयत ठीक नहीं लगती मुझे। मोजू कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। उस रात वो ग्रे को हॉस्पिटल भेजता है, जो मास्क पहनकर उस डॉक्टर के डेस्कटॉप से चेयरमैन की मेडिकल रिपोर्ट कॉपी कर लेता है। अगले दिन ली उस रिपोर्ट को लेकर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर भी बताता है कि वाकई में इनकी हालत बहुत खराब है, 6 महीने से ज्यादा नहीं रह पाएंगे, लेकिन हाँ एक सर्जरी की मदद से इनके 10% चांसेस हैं बचने के। वैसे यूएस में एक स्पेशलिस्ट है जो इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उससे इनके बचने के चांसेस 30% बढ़ जाएंगे। ली दोस्तों तुरंत फैसला कर लेता है कि किसी तरह उस यूएस डॉक्टर को कोरिया बुलवाएंगे और ये सर्जरी करवाएंगे। फिर वो सिंडी को बताता है तो वो बहुत परेशान होती है और कहती है कि प्लीज पापा को किसी तरह बचाना होगा। ली कहता है कि उसके लिए तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों को एक होकर फैसला लेना पड़ेगा, तुम उन सबसे बात करो। दूसरी ओर पीए चेयरमैन को तैयार कर रहा होता है तो वो पूछता है अरे मुझे अचानक रेडी क्यों कर रहे हो? पीए उसके कान में दोस्तों कुछ कहता है, यहाँ पर पता नहीं क्या कहता है। आगे दिखाते हैं कि चेयरमैन के परिवार के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। लीगल एडवाइजर होने के नाते जीना भी आ जाती है। सिंडी वापस से मिलती है और तब चेयरमैन सोचने लगता है कि पीए ने क्या कहा था। असल में दोस्तों पीए ने चेयरमैन से कहा था कि डॉक्टर ने आपको सिर्फ 6 महीने का टाइम दे के रखा हुआ है, उसके बाद आपका क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, इसीलिए आप किसी पर विश्वास मत कीजिए। अब चेयरमैन यहाँ पर शॉक होकर पूछता है कि किस पर विश्वास करूं किस पर नहीं। पीए ने कहा था कि आप किसी तरह बात मत कीजिए, ना ही कोई रिएक्शन दिखाइएगा, मैं सबसे कह दूंगा कि आप बोल भी नहीं पा रहे और ना ही कुछ समझने की क्षमता है आप में। और प्रेजेंट में दोस्तों चेयरमैन वैसा ही करता है। सिंडी को देखकर भी वो चुप बैठा रहता है। मीटिंग होती है शुरू तो सिंडी सबको बताती है कि पापा सिर्फ 6 महीने जिंदा रहेंगे, क्योंकि इनका अल्जाइमर्स एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुका है, लेकिन अगर हम सब मिलकर अच्छा फैसला लें तो उन्हें बचाने के कुछ चांसेस हैं। दोस्तों चांसेस वर्ड सुनकर ना एंड्रयू शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो? सिंडी कहती है कि उनकी एक सर्जरी करनी होगी जिससे वो ठीक हो सकते हैं, पर तभी उनमें से कहता है कि अरे नहीं, सर्जरी के तो सिर्फ 10% चांसेस हैं। ली बीच में बोल देता है कि सिर्फ 10% क्यों है, पूरे 10% चांसेस कहो। अगर उस 10% में चेयरमैन की जान बच गई तो वो और कई साल जिंदा रहेंगे, ये कम है क्या? अच्छा ऐसा है तो तुम्हारे सर में जो बुलेट है उसे सर्जरी से निकलवा क्यों नहीं लेते? वो इसीलिए बुद्धिमान जी क्योंकि सर्जरी से मेरा बचने का 1% भी चांस नहीं है। अगर 1 भी % चांस होता तो मैं सर्जरी जरूर करवा लेता, फिर मुझे अपनी याददाश्त खोनी नहीं पड़ती और मेरे दिल के जो करीब थे उन्हें भी मुझे खोना नहीं पड़ता। और चेयरमैन के चांसेस तो 10% है। अगर हमने यूएस से स्पेशलिस्ट को बुलाकर सर्जरी करवाई तो उनके बचने के चांसेस और बढ़ जाएंगे 30% तक। पर दोस्तों यहाँ तो लगता है कि चेयरमैन को बचाने में सिंडी के अलावा बाकियों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यहाँ नेल अपना इलेक्शन वाला गेम खेलता है और कहता है कि इस मसले में हम सब वोट करेंगे, जिस फैसले को ज्यादा वोट मिलेंगे हम वही फैसला लेंगे। तो नाथन, उसकी माँ एंड्रयू, किमी इस तरह सभी सर्जरी ना करवाने के लिए वोट करते हैं। सिर्फ सिंडी किसी तरह सर्जरी करवाकर पापा को बचाना चाहती है। नेल कहता है कि बेटी सिर्फ तुमने सर्जरी करने के लिए वोट किया है, बाकी लोग तो उसके खिलाफ हैं, इसीलिए हमें ये सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। और दोस्तों ये सब कुछ देखकर चेयरमैन, जो पीए के कहने पर चुप्पी बैठा सादा था, वो शेर के दहाड़ को टक्कर देने वाली आवाज में सब पर चिल्लाता है और ली उसको देखने लगता है। और यहाँ पर होता है पार्ट 42 का दी एंड। क्या चेयरमैन बच जाएगा? वैसे क्या जिना को पता चलेगा कि एंड्रयू फिर से जेजे के साथ मिल गया है? और क्या वाकई में एंड्रयू और जिना की एंगेजमेंट होगी? ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले पार्ट्स का। और आगे के पार्ट्स बस कुछ ही बचे हुए हैं। आपने यहाँ तक देख लिए, बस थोड़ी और सीरीज देख लिए, फिर देखिए आपको मजा कितना आने वाला है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।